हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोगों का नई बुक क्लास 8 हमारी अतीत भाग 3 सामाजिक विज्ञान देख सकते हैं। अध्याय 4 आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। देख सकते हैं आदिवासी दिक्कू। तो आदिवासी हम समझेंगे, आदिवासी हम मुंडा या टुड्डू या मुरमुर यानी कि संथाल को हम आदिवासी कहते हैं। दिक्कू का मतलब होता है, कहता है दिक्कू मतलब बाहरी लोग, मतलब संथाल छोड़ा के दूसरा जात जो भी हो उसको हम दिक्कू बोलते हैं। समझ गए? अब इस प्रकार से आप लोग बढ़िया से समझ गए हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिर याद करें। एक नंबर में कहता है रिक्त स्थान को भरे। एक का क कह रहा है अंग्रेजों ने आदिवासियों को डैश के रूप में वो वर्णित किया है। तो इसको हम यहाँ समझेंगे। कहता जंगल में रहने वाले को जंगली और बर्बर माना जाता। को नंबर का उत्तर हम भर लेंगे, जंगली और बर्बर। समझ गए? अब हम ख नंबर समझेंगे। झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को डैश कहा जाता है। हम इसको यहाँ समझेंगे। कहता है खेतों को जोतने और बीज रोपने की वजह उन्हें बस खेतों में बिखेर देते थे। यही हम भरेंगे। ख नंबर का उत्तर हम भरेंगे बिखेरना भरेंगे। क्वेश्चन हम गौ समझेंगे। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को डैश स्वामित्व मिल गया। इसको भी हम यहाँ देखेंगे। ब्रिटिश शासक की तरह आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्होंने कहीं कहीं गांवों पर ज़मीनों का मालिकाना तो मिल रहा था। तो इसको हम देखिए, यहाँ ज़मीन का मालिकाना होगा, यही भरेंगे हम। गो नंबर में हम क्या भरेंगे? भूमि का स्वामी। इस तरह लिख लेंगे, देख सकते हैं। भूमि का गो नंबर का समझ गए। ख नंबर समझेंगे। असम के डैश और बिहार की डैश में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। तो इसको भी हम समझेंगे। यहाँ देखेंगे असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला कारखानों। समझे? इसके बाद हम यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1920 के दशक में बिहार की झरिया और रानीगंज कोयले खदानों में काम करने वाले लगभग यही होगा। बिहार का कहाँ हो गया? झरिया और रानीगंज कोयले खदान। इसको हम देखिए घ नंबर का उत्तर लिखेंगे असम के चाय बागान लिखेंगे और बिहार के लिखेंगे कोयले कारखाने। देखिए इस तरह भर लेंगे, देख सकते हैं। लिखेंगे असम का ही लिखेंगे चाय बागान और बिहार के लिखेंगे कोयले कारखाने। समझिए? उम्मीद करते हैं एक नंबर का सभी रिक्त स्थान को भरने के समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। कहता 2 नंबर में सही या गलत बताइए। 2 का क कह रहा है, कहता है झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज
रोपते हैं। तो इसका हम समझेंगे कि सही है कि गलत। देखिए इस तरह से जा समझेंगे। ऐसे समूह जो कि अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ और वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासी की समूह एक अंग्रेज़ चाहते थे ब्रिटिश की लोग एक जगह स्थायी होकर खेती करें। और तो ये चीज़ को हम 2 का क का उत्तर हो जाएगा गलत, इसीलिए ये गलत है। झूम खेती लोग प्रेम था कि वो बीज बिखरने वाला काम करता था, ये गलत हो गया। हम ख नंबर समझेंगे। कहता है व्यापारी संथालों में कृमि कोष खरीद कर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। तो इसको हम यहाँ देख सकते हैं। संथालो रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापार अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासी को कर्ज देते थे और उन्हें कृमि कोष को इकट्ठा कर लेते थे और 1000 कृमि कोष के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। उसके बाद उन्हें कृषि कोष को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था, वहाँ उन्हें 5 गुने कीमत पर बेचे जाते थे। समझ गए? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो ख नंबर का उत्तर सही हो जाएगा, तो इसको हम सही कर देंगे। क्वेश्चन हम गौर समझेंगे। कहता है बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दे और डायन या जादू टोने जैसी प्रथाओं से यकीन ना करें। इसको हम यहाँ देखें। उन्होंने मुंडाओं को आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दे, गांवों को साफ रखें और डायन एवं जादू टोने में विश्वास ना करें। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने, तो इसको हम समझ गए। तो इसका उत्तर, तो गो नंबर का उत्तर सही हो जाएगा, तो इसको हम सही कर देंगे। घ नंबर कहता अंग्रेज आदिवासी की जीवन परिस्थिति को बचाए रखना चाहते थे, तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर का सभी क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर बढ़िया से समझ में आ रहा है तो अपने भाई को वीडियो को लाइक करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता आइए विचार करें। 3 नंबर कह रहा है ब्रिटिश शासन में घुमंतु काश्तकारों के सामने कौन सा समस्या थी, तो इसको हम समझेंगे। इसका 3 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से समझेंगे। कहता घुमंतु काश्तकारों ने सामने समस्याएं, इसका पहले लिखेंगे 1 नंबर में। अंग्रेज ने अपने स्वार्थ के लिए घुमंतु काश्तकारों को एक जगह रखने को विवश किया, इससे उनकी स्वतंत्रता भंग हुई। देखिए दूसरा नंबर में लिखेंगे घुमंतु काश्तकारों जो ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल बैल के प्रयोग द्वारा खेती करते थे, जिससे उन्हें कठिनाई थी कि अच्छी पैदावार नहीं हो पाती थी। उसी तरह हम पॉइंट 3 समझेंगे। घुमंतु काश्तकारों ने धीरे धीरे इस विधि
का विरोध किया क्योंकि वे घुमंतू खेती या झूम खेती पर वापस लौटना चाहते थे। तो समझिए 3 नंबर का इस प्रकार से आप लोग उत्तर लिख लेंगे, देख सकते हैं। क्वेश्चन हम 4 समझेंगे। औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? तो इसको हम 4 नंबर का उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे। आदिवासी मुखियाओं के यहाँ से लिखेंगे। अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औकारों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वह अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वह जमीन एवं वन प्रबंधक के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासक के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। तो उन्हें कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन गई थी और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को सामने के लिए बाध्य कर दिया गया था। देखिए इसको हम यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन समझ गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 4 नंबर का उत्तर बढ़िया से समझ गए होंगे। अब देख सकते हैं 4 नंबर का उत्तर हम यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम 5 समझेंगे। दिक्कुओं से आदिवासियों ने गुस्से के क्या कारण थे? तो इसको हम 5 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार समझेंगे। दिक्कुओं बाहरी लोग, मिशनरी, सूदखोर, हिंदू जमींदार, अंग्रेज अधिकारी को दिक्कू कहा जाता था। समझ गए। कहता दिक्कुओं से आदिवासियों के गुस्से के कारण, पहले 1 नंबर में लिखेंगे। आदिवासी दिक्कुओं को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था का कारण मानते थे। तो दूसरा पॉइंट में कह रहा है आदिवासियों का मनमान था कि कंपनी की भू राजस्व नीति उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। दूसरा पॉइंट समझेंगे। आदिवासी का मनमान था कि हिंदू जमींदार तथा सूदखोर उनकी ज़मीन हड़पते जा रहे हैं। पॉइंट चौथा समझेंगे। आदिवासियों का मनमान था कि मिशनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति की आलोचना करते हैं। इस प्रकार से हम 5 नंबर का समझ लिए। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम 6 नंबर समझेंगे। कहता है कि बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना करो कि इसकी आकर्षण क्यों लग रही थी। समझिए इस 6 नंबर का इस तरह हम 6 नंबर का उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे। पहला यहाँ सबसे पहले हम यहाँ से उत्तर लिखेंगे 6 नंबर का। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसी स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिक्कुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। पहले हम 6 नंबर का यहाँ से यहाँ लिखेंगे,
उसके बाद थोड़ा हम और आगे लिखेंगे। तो इसको देखिए हम यहाँ से लिखेंगे 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों के आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनः जीवित करने के लिए संकल्प लिए थे। तब देखिए इसको यहाँ से आप लोग यहाँ तक लिख लेंगे 6 नंबर का। सबसे पहले हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से सबसे पहले यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि 6 नंबर के भी प्रश्नों का उत्तर बढ़िया से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आइए करके देखें। क्वेश्चन हम साथ समझेंगे। अपने माता पिता, दोस्तों या शिक्षकों से बात करके 20वीं सदी के अन्य आदिवासियों विद्रोह का नायकों के नाम पता करें, उनके कहानी अपने शब्दों में लिखें। तो इसको हम देखिए हम 7 नंबर का उत्तर इस प्रकार से समझेंगे। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के थे। उन्हें 1922-1924 में रामपंपा विद्रोह का नेतृत्व किया। वह ब्रिटिश सरकार द्वारा जंगलों पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ थे। समझिए, खिलाफ थे। कहते उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की शैली अपनाई और अंग्रेज़ों के खिलाफ कई हमले किए। उनका आदिवासियों में बहुत सम्मान था। 1924 में अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी। किसको दे दिया? तो अल्लूरी सीताराम राजू किसको फांसी दे दिया अंग्रेज़ों ने 1924 में गिरफ्तार कर। 7 नंबर का उत्तर आप लोग इस प्रकार से अपने कॉपी में ऐड कर लेंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन 8 को देखेंगे। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है 8 नंबर को क्वेश्चन समझेंगे। भारत में रहने वाले किसी भी आदिवासी समूह को चुने, उनके रीति रिवाज और जीवन परिस्थिति का पता लगाए और देखें कि पिछले 50 साल के दौरान उनके जीवन में क्या बदलाव आए। तो ये भी लिखना है कि उसके जीवन में 50 साल के बाद क्या बदलाव आए। पहले हम यहाँ से इसका लिख लेते हैं। तो 8 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से समझेंगे। उदाहरण, संताल जनजाति रीति रिवाज और जीवन परिस्थिति। संथाल झूम खेती करते थे। वे प्राकृतिक पूजा में विश्वास रखते थे। उनके त्यौहार जैसे सोहराय, पशु पूजा और बहार फूलों का त्यौहार प्रसिद्ध है। वे पारंपरिक संगीत, नृत्य और वाद्ययंत्रों के साथ जीवन का आनंद लेते हैं। पिछले 50 वर्ष, हम पिछले 50 वर्ष के में बदलाव देखेंगे। तो पिछले 50 वर्ष में बदलाव तो लिखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है। बहुत से संताल अब स्थानीय खेती और मजदूरी करने लगे हैं। कई लोग अब शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं। सरकार की योजनाओं के कारण कुछ लोग का जीवन स्तर बेहतर हुआ है, लेकिन पारंपरिक संस्कृति पर असर पड़ा है। तो इसका हम 8 नंबर का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे बढ़िया से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग
सभी प्रश्नों का उत्तर आसान और सरल तरीक़ा से आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को तनिक भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। हमारे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।